हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे रेट कांस्टेंट को। और रेट कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल के। और रेट कांस्टेंट को हम बोलते हैं कई बार वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन। तो किस तरह से हम रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं, इसके लिए हम एक हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन को यूज़ करेंगे जिसमें A मोल्स ऑफ A रिएक्ट विद B मोल्स ऑफ रिएक्टेंट B, देन वी गेट सम प्रोडक्ट्स। तो जब A मोल ऑफ रिएक्टेंट A रिएक्ट करते हैं विद B मोल्स ऑफ रिएक्टेंट B, तब हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं उस केमिकल रिएक्शन से। तो जो ये केमिकल रिएक्शन हमने लिखी है, इसके लिए हम लिखेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। और जो रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लिखेंगे किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए, वो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। और जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, रेट लॉ एक्सप्रेशन एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जिसकी हेल्प से हम किसी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और उस रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिखने के लिए हम फॉलो करते हैं रेट लॉ को। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, व्हाट विल बी द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दिस केमिकल रिएक्शन? सो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, rate of a chemical reaction is directly proportional to product of molar concentration of reactants, and each one is raised to some powers which may or may not be equal to their stoichiometric coefficient। तो जो यहाँ पर जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ए और बी हमने यूज़ किए हैं इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में, उनकी हमने कुछ पावर्स को लिखा है जो अल्फ़ा और बीटा हैं। और अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए और बी के इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। या तो ए अल्फ़ा के इक्वल होगा या ए में नॉट बी इक्वल टू अल्फ़ा। इसी तरह से जो बी है, बी में बी इक्वल टू बीटा और बी में नॉट बी इक्वल टू बीटा। तो जो यहाँ पर हमने पावर यूज़ की है अल्फ़ा और बीटा, वो क्या है? अल्फ़ा इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए। तो अल्फ़ा रिप्रेजेंट करता है उस केमिकल रिएक्शन के ऑर्डर को जो होगा विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, और बीटा रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। तो जो अल्फ़ा और बीटा हैं, ये जो दो टर्म्स हमने यहाँ यूज़ की हैं पावर्स में, इनको हम फाइंड आउट करते हैं only by experiments, because rate law जो कॉन्सेप्ट है इज़ एन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। तो रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। तो इसके लिए जो हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे और उस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो हम रिएक्टेंट्स की पावर यूज़ करेंगे उनको हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ इस इक्वेशन को हम नंबर 1 दे देते हैं। तो जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम रिप्लेस करेंगे बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी, तो उस टाइम पर हम एक कांस्टेंट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है कांस्टेंट स्मॉल के, और यही स्मॉल के है वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो ये अपनी इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। तो किस तरह से हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की हेल्प से रेट कांस्टेंट को डिफ़ाइन कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स हैं, जब हम इन रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन को लेंगे इक्वल टू 1 मोल पर लीटर, जिसको हम 1 भी लिख सकते हैं, तो जब
इस सेकंड इक्वेशन में जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ए एंड बी है उसको हम यूज़ करेंगे एज 1 मोल पर लीटर। तो सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, रेट इज इक्वल टू के इंटू 1 और रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। तो इस कंडीशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाती है, और ये इक्वेशन है थर्ड। और अब इस थर्ड इक्वेशन की हेल्प से हम रेट कांस्टेंट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो किस तरह से हम रेट कांस्टेंट को डिफ़ाइन करेंगे, तो रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन के व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज, कितनी लेनी है हमें, हर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर और यूनिटी। तो रेट कांस्टेंट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट उस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा जब हम जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उस रेट लॉ एक्सप्रेशन में उन सभी की अगर मोलर कंसंट्रेशन को हम ले लें 1 मोल पर लीटर, तो उस कंडीशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी उस पर्टिकुलर रिएक्शन की वही वैल्यू होगी उस केमिकल रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की। तो इस तरह से हम रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए, और इसके लिए हमें हर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को 1 मोल पर लीटर लेना होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट को, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी रेट कांस्टेंट की, या किस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती हैं उस रेट कांस्टेंट से। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रेट कांस्टेंट की, कि जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट गिव्स द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट की हेल्प से हम किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में भी बता सकते हैं कि उसमें जो स्पीड ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट स्लो है या फास्ट है। अगर के की वैल्यू हाई है तो वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन भी हाई रहेगी, इसका मतलब वहाँ स्पीड से कन्वर्ट होंगे रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट। तो वहाँ पर जो स्पीड ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट होगी वो भी क्या रहेगी, हाई रहेगी। अगर किसी केमिकल रिएक्शन के लिए के की वैल्यू लो है, इसका मतलब वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है, लो है। सो द लो रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स देयर इज स्लो कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट कांस्टेंट से हम उस केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी हम बता सकते हैं, या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन को भी हम बता सकते हैं। तो जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है रेट कांस्टेंट की, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ रेट constant of a reaction is fixed or constant। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उस केमिकल रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो फिक्स होगी, वो चेंज नहीं होगी। तो थर्ड जो प्रॉपर्टी है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होगी जो रेट कांस्टेंट की, वो क्या रहेगी, वो इसी से रिलेटेड है। तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, बाय चेंज इन टेम्परेचर, बाय चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए रिएक्शन देयर
rate constant value, their rate constant value K, तो रेट कांस्टेंट क्या है, K है, देयर रेट कांस्टेंट वैल्यू चेंजेस। तो कोई केमिकल रिएक्शन है, अगर उसको हम कर रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस पर, मान लो उसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज़ कर देते हैं तो उसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू में भी चेंज आ जाएगा। तो अगर हम इस केमिकल रिएक्शन को करेंगे 10 डिग्री सेल्सियस पर, तो उस केमिकल रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा K2। उस केस में K1 इज़ नॉट इक्वल टू K2। तो जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन की, वो चेंज हो जाती है विद चेंज इन टेम्परेचर। And the fourth characteristic of rate constant is the units of rate constant depends on order of reaction। तो जो यूनिट रहेंगी रेट कांस्टेंट की, वो डिपेंड करती हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो सकती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0, 1, 2, 3 और इन फ्रैक्शंस। तो ऑर्डर के साथ साथ अगर दो डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस हैं तो वहाँ पर उन केमिकल रिएक्शंस की जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी वो भी वहाँ पर डिफरेंट रहेंगी। तो अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट रहेंगी फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो वहाँ पर जो रेट कांस्टेंट की यूनिट रहेंगी वो रहेंगी मोल पर लीटर पर सेकंड। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या रहेगी यूनिट, मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वहाँ पर उसके लिए यूनिट रहेंगी सेकंड इनवर्स। अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है वहाँ पर जो रेट कांस्टेंट की यूनिट रहेंगी वो रहेंगी लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो यूनिट्स हैं रेट कांस्टेंट की वो डिफरेंट है फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन। और जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक रहती है रेट कांस्टेंट की वो क्या है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन concentration of reactant, does not depend on concentration of reactants। तो हम यहाँ से देख सकते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन से, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए की पावर अल्फा एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी की पावर बीटा। तो जब हम इन रिएक्टेंट्स ए और बी की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो उन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को चेंज करने से के की वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि जो के की वैल्यू चेंज होगी वो तब चेंज होगी जब हम के लिए टेम्परेचर को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता ऑन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, बट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स अदर देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यही 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी रेट कांस्टेंट की।